सरिता भाभी की प्यार की कहानी। नेवते का सामान खरीद लिया है। लड़की को देने के लिए अलग से साड़ी रख ली। सिंदूर, चूड़ी, टिकुली, सारे सुहाग चिन्ह पत्नी ने सब कपड़ों के ऊपर रखकर कायदे से पारदर्शक पॉलीथीन में लपेट दिया है। सारी तैयारी हो चली है। 2 दिन बाद ही ट्रेन पकड़नी है। हावड़ा से सीधे बनारस जाना है। दीदी की लड़की की शादी है। 4 पुत्रों के बीच यही एक बेटी है, सो बड़े मनोहार से दीदी ने आने को कहा है। जाना जरूरी है, न जाऊं तो मामा की रस्म कौन निपटाएगा। आखिर 7 बहनों में अकेला भाई ठहरा। इस साल की सारी छुट्टियां खत्म हो चली हैं। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली है। शादी में नहीं जाता तो ही अच्छा था। इधर घर के खर्च बढ़ गए हैं। इस साल बेटे का एडमिशन कॉलेज में करवाया। बेटी कॉलेज की तरफ से दार्जिलिंग घूमने गई है। उसके हाथ में जैसे तैसे 1000 रुपये दिए। उसकी मांग तो कुछ ज्यादा ही थी, परंतु मैंने किफायत से चलने का उपदेश दिया तथा गैरजरूरी सामान न खरीदने की ताकीद की। घर का खर्च अलग है। इस महीने का राशन जुटाना बाकी है। इस बीच दीदी की चिट्ठी आई। पढ़कर खुश होने की बजाय मन चिंतित हो उठा। कितना भी कटौती करूं, 1500 रुपये खर्च हो ही जाएंगे। महंगाई हर साल सुरसा के मूंग की तरह बढ़ती ही जा रही है और हम मध्यम वर्गीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस आकस्मिक परेशानी से मुझे पत्नी ने उबारा। मेरे हाथों में 500 रुपये का नोट रखा और अपनी 2 नई साड़ी बक्से से निकाल कर देती हुई बोली, मुंह लटकाने से कोई फायदा नहीं, शादी में तो जाना ही है। चाहे जैसे भी हो, दीदी की यही एक बेटी है। बाकी का जुगाड़ आप कर लें। लोकाचार चाहे खुशी मन से निभाएं या दुखी होकर, समाज घर परिवार में रहना है तो निभाना ही पड़ेगा। बेटा, न हो तो एक साड़ी कम कर दो। लड़की को अलग से साड़ी देना कोई जरूरी नहीं। नेवता में धोती के साथ साड़ी बहू ने रख दिया है। पार्वती बेटी के घर तो तू अगर ऐसे ही पहुंच जाए तो बहन के लिए खुशी की बात होगी। इमली घोटाए 50 रुपये दे देना। इतना क्या कम है। अब जाने की टिकट तू कटा ही ले, पास बैठी माँ ने सलाह दी। उनकी बात सुनकर पत्नी हड़बड़ाए स्वर में कह उठी, नहीं नहीं अम्मा जी, लड़का लड़की को हम गहना गुड़िया तो दे नहीं रहे, ऐसे में साड़ी कम करना ठीक नहीं। लड़की को अलग से कुछ देना ही चाहिए। समझे, मामी की तरफ से ये उपहार हुआ। जैसी दीदी की लड़की तरुणा वैसे हमारी नीरजा। सच कहूं अम्मा जी तो मेरी भी खूब इच्छा हो रही है शादी में जाऊं। बनारस कभी गई नहीं। मंदिर घूमने की 7 बरसों से है। शायद इस शादी के बहाने बनारस घूमना लिखा हो। ऐसे तो न जाने कब घर से निकलना हो। क्यों जी, मैं भी आपके साथ चलूं? क्या दीदी ने सपरिवार आने को नहीं लिखा? पत्नी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा तो अब शादी में बटालियन लेकर चलूं? एक तो वैसे ही पैसे की जोड़ तोड़ लगी है, ऊपर से देवी देवताओं के दर्शन के लिए तुम्हारा मन छटपटा रहा है। इस बार मैं अकेला जाऊंगा। देवताओं की कृपा रही तो एक दिन बनारस भी देख लोगी। मात्र 3 दिनों की छुट्टी में बड़ी भागम भाग होगी। आखिर मैं दीदी के घर कितने घंटे रहूंगा? 2 रात तो ट्रेन में निकल जाएगी। मैं दीदी को कहूंगा कि शादी के बाद वे कलकत्ता आए। काफी दिन हो गए उनसे जमकर बातें नहीं हुई। बचपन में हमने कितने मौज मजे किए हैं। क्या दीदी को याद होगा? मैं अपनी रो में कहता जा रहा था। पत्नी कब रसोई में चली गई पता ही न चला। वहां से खुटूर पुटूर बर्तनों की आवाज आ रही थी। माँ को देखा। बेटी के नाम पर चेहरा चमक उठा था। पिताजी को गुजरे वर्षों हो गए थे। माँ का अपनी बेटियों से मिलना बहुत कम हो गया था। अब मुझे घर गृहस्थी और ऑफिस के कामों से फुर्सत कहाँ जो माँ को घुमाता फिरूं। सारी बहनें बिहार उत्तर प्रदेश में ब्याही है। वे भी व्यस्त है अपने घर परिवार में। बस चिट्ठियों के माध्यम से अपना हालचाल एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं। कभी कभी तो 6-7 महीने गुजर जाते हैं जवाब देने में। आने जाने का टिकट करवाकर निश्चिंत हो गया। पत्नी का गुस्सा क्षणिक था। वो मेरी अर्धांगिनी है, समस्या समझती है। मैंने वादा किया, लौटते वक्त उसके लिए ढेर सारी चूड़ियां खरीद लाऊंगा। बाजार घूमने का समय तो मिलेगा नहीं, अलबत्ता बनारस स्टेशन से ही खरीद लूंगा। फल फूल, मूंगफली, पूरी सब्जी के साथ चूड़ियां भी खूब बिकती है। चूड़ियों के नाम पर पत्नी ने प्यार से अपनी दोनों गोरी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा मानो पत्नी की दोनों कलाइयां लाल पीली हरी चमकीली चूड़ियों से भरी खनखना रही हों। मैंने उसे जोरों से भींच लिया। पत्नी इस अप्रत्याशित हमले से कसमसा उठी, माप बता दो, चूड़ी वाले से क्या कहूंगा। पत्नी ने पुनः अपनी कलाई आगे बढ़ाई और धीमी आवाज में बोली, 2.25 की माप लाना और हाँ भूलना नहीं। मुझे तुम्हारे साथ साथ चूड़ियों का भी इंतजार रहेगा। बाहों से छूटने का प्रयास करती हुई बोली, छोड़िए भी, कहीं अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। 3 दिन का विरह भी सहा नहीं जा रहा है। अम्मा जी सुनकर मैं शिथिल हो उठा। सच कहीं देख लिया तो? मैंने मुग्ध दृष्टि से पत्नी को देखा। सूटकेस उठाया और माँ को प्रणाम करके घर से बाहर निकल गया। एक रिक्शा लिया तथा हावड़ा स्टेशन की ओर चल पड़ा। रात भर ट्रेन में रहा और दूसरे दिन शाम को बनारस पहुंचा।
दीदी के घर पहली बार आया हूँ। इसके पहले जीजा पटना में पोस्टेड थे, वहाँ भेंट मुलाकात होती रहती थी। जेब से पते वाला कागज बाहर निकाला तथा रिक्शे पर बैठ गया। दीदी ने चिट्ठी में लिखा था, घर तक पहुँचने के लिए 5 गलियाँ तय करनी पड़ेंगी। टैक्सी वहां तक नहीं जाती, सो रिक्शे वाले ने मुझे करीब 1 घंटे घुमाते फिराते दीदी के द्वार पर छोड़ा। जीजा का नेमप्लेट देखकर तसल्ली मिली। कहीं भटक जाता तो बनारस की गलियां घूमता रहता और शादी बीत जाती। घर को खूब सजाया गया था। अंदर से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। ढोलक पर किसी मंजे हुए हाथ की थाप थी, जो गाने के साथ मिलकर दिल को आंदोलित कर रही थी। सरिता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोड्या कांतरा चल रहा था। मैं विमुग्ध बाहर खड़ा सुन रहा था। पान खाए नंदी और दोना चाटे नंदोड्या। अरे साले साहब, आप कब से खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। आपकी दीदी तो सुबह से देवदत्त नहीं आया कि रट लगा रही है, जीजा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा तथा एक नौकर को आवाज दी, इनका सूटकेस उठाकर मेहमान खाने में रखाओ। मैं जीजा के साथ आगे बढ़ गया। पसंदीदा गीत सुनने में व्यवधान आ पड़ा। गीत संगीत का माहौल मेरे घर में बरसों से है। खासकर शादी के मौके पर मैं खुद बहुत अच्छी ढोलक बजा लेता हूँ। 7 बहनों की शादी में ढोलक बजाकर खूब समा बांधा है। गांव की लड़कियां कमर पर हाथ रखकर जो ठुमके लगाती थी, उसे याद कर अभी भी इच्छा होती है, काश शहर में भी गांव जैसा माहौल पैदा किया जा सकता। परंतु क्या ऐसा संभव है? आधुनिक गीत और डांस के नाम पर उलझुल हाथ पैर झटकारने के मध्य यही ठडिया टिकली हिराए गले दैया रे जैसे गीत शोभा देंगे। शादी के इस मुहूर्त में दीदी के घर अपने गांव घर का पुराना चटकदार गीत सुनकर जबरदस्त इच्छा हुई, काश मैं भी इस गीत संगीत का हिस्सा बनकर अपने मन की साध पूरी करता। जीजा के संग मैं मेहमान वाले कमरे में चला आया। एक कोने में मेरा सूटकेस रख दिया गया। कमरे में दरी बिछी थी। थोड़ी देर बाद ही दीदी 3-4 महिलाओं के संग आ पहुंची। उनकी सास और जेठानी देवरानी थी। वे सब हालचाल पूछने लगी। इसी बीच मैंने सूटकेस खोला और अपना कुर्ता पाजामा निकाला ताकि नहा धोकर फ्रेश हो सकूं। मैंने सोचा लगे हाथ दीदी को नेवता का सामान भी दे दूं। मैंने पूरा पैकेट निकालकर दीदी के हाथ में थमा दिया। जेठानी थोड़ा आगे सरक आई। दीदी के हाथ से पैकेट लेकर खोलना शुरू किया। साड़ी देखकर बुरा सा मुंह बनाया और कह उठी, इकलौते मामा के घर से यही नेवता आया है। का बबुआ, कलकत्ता शहर में इससे बढ़िया साड़ी नहीं मिली। कम से कम साड़ी का रंग पसंद करे बदे जनाना को तो साथ ले लिया होता। धोती चादर का कपड़ा भी सस्तिया है। कौन ठिकाना ई नेवता का कपड़ा किसके कपाल पड़े। अच्छा हुआ जो हमने देखकर पहचान लिया। कम से कम हमारे माथे तो नहीं गिरे। मैं पत्थर की तरह मौन था। सोचा दीदी मेरी सफाई में कुछ कहेंगी, पर उन्होंने तो झट साड़ी धोती उठाई और सामने झूल रहे अलगनी पर पटक दिया। वे सब बाहर चली गई। थोड़ी देर तक मैं दीदी का इंतजार करता रहा ताकि मैं अपनी विवशता बतला सकूं, परंतु वे नहीं आईं। हाँ, इस बीच एक चाय नाश्ता दे गया। करीब आधे घंटे में वहां बैठा रह गया अकेला। समझ में नहीं आ रहा था किससे बाथरूम का अता पता पूछूं। तब तक वह नौकर दोबारा प्लेट ले जाने के लिए आया तो मैंने अपनी परेशानी बताई। उसने इशारे से मुझे बाथरूम का ठिकाना बताया। मैं कमरे से बाहर निकला। कुछ अन्य परिचित रिश्तेदारों से भेंट हुई। मेरे दूसरे बहनोई भी दूर दराज से पहुंचे थे। हाँ, हमारे ग्रामीण परिवेश में औरतें ज्यादा आना जाना नहीं करती, सिर्फ घर के मर्द रिश्तेदारी निभाते हैं। सबसे प्रणाम और झटके में हालचाल पूछ में नहाने के लिए लपका। वहां शायद अस्थायी इंतजाम किया गया था। गनीमत थी कि नल से पानी आ रहा था। वहां न कोई जग था न ही कंघा, तेल साबुन का अता पता। मन महसूस कर जैसे तैसे नहाया। खुद पर गुस्सा भी आया। पत्नी को तेल साबुन देने से मैंने मना कर दिया था ताकि सूटकेस हल्का रहे। दीदी के घर में एक वक्त के लिए तेल साबुन भी नहीं मिलेगा ऐसा तब कहाँ सोचा था। मैं दीदी के घर में हूँ, इसका उल्लास थोड़ी देर पहले मर चुका था। अब तो यही लग रहा था कितनी जल्दी शादी निपटे और मैं ट्रेन पकूं। ये मेरी दीदी का घर था या अनजानों का। उसके बाद न तो दीदी ने कोई बात की और न ही जीजा ने। मेरे जिम्मे जो रस्में थी, बुजुर्गों के कहने पर यंत्रचालित सा निपटाता गया। सिंदूर दान होने तक सुबह के 4 बज चुके थे। मैं बुरी तरह थका था। चुपचाप बिना किसी को बताए मंडप से उठा और कमरे में आकर सो गया। गहरी नींद में कब तक सोता रहा, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त लगा जब मेरे छोटे बहनोई ने झकझोरते हुए कहा, वाह साले साहब, हावड़ा से यहाँ सोने के लिए आए हैं। उठिए महाराज, कच्ची बारातियों के दोपहर का खाना की तैयारी हो गई। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया। कच्ची के बाद बेटी की विदाई हुई। दीदी की लड़की से कुछ खास बात न हो सकी। दामाद अच्छा मिला था। मैंने सोचा अब दीदी जीजा स्थिर हो गए होंगे तो थोड़ी देर बात कर लूं।
परंतु मेरे दुख का पारावार नहीं रहा। मेरे घर से निकलने के वक्त तक न दीदी ने भेंट की और न ही जूते का फीता बांधते हुए जमीन पर झुके जीजा ने आंख उठाकर मुझसे हाय हेलो कहा। प्रणाम कहते हुए मैं तेजी से सड़क पर आ गया, रिक्शा लिया और स्टेशन पहुंचा। ट्रेन ठीक समय पर आई। अपनी सीट तक आया और आंखें बंद किए दुख के सागर में डूब गया। दीदी को नेवता नहीं पसंद आया तो इसे अपने मन में ही रखना था। मेरे सामने क्यों उजागर किया? अपनी हैसियत के अनुसार मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। कहा तो माँ ने एक ही साड़ी ले जाने की सलाह दी थी, वह तो पत्नी ने जिद करके एक साड़ी और रख दी थी। पत्नी साथ आने के लिए कह रही थी, उसकी क्या दुर्दशा होती। मैं तो मर्द था, बाहर भीतर घूमकर समय निकाल लिया। उसका दम कितना घुटता यहाँ पहुँचने पर। क्या सोचती वो हमारे परिवार के बारे में। यहाँ तक कि दीदी जीजा ने माँ पत्नी बच्चों के बारे में हालचाल तक नहीं पूछा। दीदी को यह भी चिंता नहीं थी कि भाई रास्ते में क्या खाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम परिवार के लिए शादी की कुछ मिठाइयाँ ही बांध दी होत। ट्रेन चल पड़ी। मैं विचारधारा में गर्दन तक फंसा था। इससे तो अच्छा था मैं शादी में शरीक ही न होता और नेवता के रुपए मनीऑर्डर से भेज देता। कितनी मुश्किल और झंझट के बाद मैं बनारस पहुंचा था। कैसे कैसे जुगाड़ करके पत्नी ने नेवता सजाया था। इतने रुपए खर्च करने के पीछे मेरी कितनी लाचारी थी। मैंने शौकिया तो खर्च नहीं किए थे, मजबूरी थी। दीदी ने सशरीर भाई के पहुंचने की खुशी का जरा भी आनंद नहीं लिया। मैं खुद न जाकर 5,000 का चेक भेज देता तो दीदी ज्यादा खुश होती। इसका मतलब तो यही है कि अगर कोई गरीब भाई खाली हाथ बहन के घर चला जाए तो उसकी बेइज्जती निश्चित है। दीदी के इस व्यवहार को क्या समझे। भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया, संबंध सिर्फ पैसों पर टिका है। अपनी डब्बाए आंखों को रुमाल से पोंछा। मैं चिंतित हो उठा हूँ। माँ पूछेगी बहन ने भाई को विदाई में क्या दिया, नेवता कैसा लगा, बेटी ने माँ के लिए क्या भेजा। सबका जवाब है दीदी ने बहुत कुछ विदाई में दिया था, कपड़े लत्ते, घेरों मिठाइयाँ। पर अफसोस जिस गठरी में सब सहेज कर रखा था उसे किसी चोर उचक्के ने मार दिया। परंतु चोरियों के बारे में पत्नी को क्या जवाब दूंगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।